एक फौजी का जीवन राष्ट्र सेवा, राष्ट्र की सुरक्षा और आन बान से जुड़ा हुआ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात एक फौजी को इतिहास के पन्नों में दर्ज करती है वो होती है कि वो युद्ध जो एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, आन बान को कायम रखने के लिए होती है, वो फौजी को एक सबसे बड़ा मुकाम दिलाती है और वो इतिहास के पन्नों में भी उसका नाम दर्ज होता है। हम बात कर रहे हैं 1971 भारत और पाकिस्तान की युद्ध की। उस युद्ध में देहरादून का एक परिवार, कुकरेती परिवार, जहां से संजोग कहिए या इसे एक बहुत बड़ी सौभाग्य कहिए कि एक ही परिवार के 5 भाई उस युद्ध में शामिल हुए और किस तरह से उस युद्ध को उन्होंने अपनी पूरी भारतीय सेना के साथ जीता और कैसे वो युद्ध रहा, उसी को बातचीत करने के लिए हम शौर्य चक्र विजेता कर्नल राकेश कुकरेती जी के यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ा संजोग जो मैंने बताया कि उन्हीं के परिवार के जो 7 भाई थे, 7 में से 6 फौज में थे और 1971 की लड़ाई में उनमें से 5 भाई जो थे वो उस युद्ध में थे 1971 की। ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर कैसे रहा ये सब। सर, सबसे बड़ी तो आप परिवार, आपका देश सेवा के लिए इतनी ज़्यादा आप लोगों का योगदान है, 4 वीरता पुरस्कार, तमाम और तरह के मेडल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये कि एक ही परिवार से 5 लोग 1971 की लड़ाई में कैसे रहा ये संजोग? हम जो है 5 भाई उस समय फौज में थे और जो छठवा था वो स्टूडेंट था, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर सका। और 5 भाइयों में से हम 3 भाई राजपूत रेजिमेंट में थे जी, 2 भाई ईएमई में थे और हम पांचों के पांचों भाई युद्ध के मैदान में थे। 4 जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे थे और 1 जो है पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रहे थे। और ऐसा सौभाग्य समझिए हमारा कि एक ही परिवार से जो है 5 भाई युद्ध कर रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा वो महसूस हुआ होगा हम लोगों को। और खासकर आपकी माँ, जो माँ का जो एक दिल होता है, उसके सारे मतलब बच्चे जो हैं लगभग सभी उस टाइम युद्ध में थे। ये युद्ध कैसे सर स्टार्ट हुआ और आप लोग किस तरह से, कहाँ से किस तरह से मूवमेंट होकर आगे बढ़े? मेरी जब पोस्टिंग पहली हुई तो मैं मणिपुर में पलेल नाम की जगह पे पहुंचा। वहाँ जो है हम लोगों को ट्रेनिंग होती थी कमांडो की, लेकिन अचानक जो है कमांडो जो हमारा जनरल चौधरी ट्रॉफी थी वो कैंसिल हो गई। और जब वो कैंसिल हुई तो इससे हमें आभास हुआ कि कुछ होने वाला है। इस कंपटीशन से कैंसिल होने के कारण अब हमारी तैयारी लड़ाई के लिए शुरू हो गई, क्योंकि खबरें मिलने लग गई थी कि मुक्ति वाहिनी जो है बहुत इफ़ेक्टिवली फौजन को ट्रेन करके जो है बांग्लादेश में पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ाई लड़वा रही है। फिर जब हुक्म मिला चलने का तो हम लोग पलेल से धर्मनगर आए। तो धर्मनगर में जो है के पास एक जगह है 10 ग्राम, वहाँ हम लोगों को कैंप लग गया। उन दिनों सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पाकिस्तानी थे हमारी रेलवे लाइन को टाइम पे टाइम उड़ा दिया करते थे ताकि हमको नुकसान हो, हमारी जो रसद पहुंच रही है वो ना पहुंच सके। तो मुझे ड्यूटी दी गई थी उस समय कि मैं रेलवे लाइन का प्रोटेक्शन करूं, जो परमात्मा की दया से हमने बहुत इफ़ेक्टिवली किया। लेकिन मेरे जो बगल वाला इलाका था जकीगंज अटग्राम वाला, उसमें हमें खबर मिलती थी कि कभी कुछ बोगियां उड़ गई हैं, कभी कोई रेलवे लाइन उड़ गई है। तो उस समय हमारे जो जनरल 4 कोर कमांडर जनरल सगत सिंह साहब थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इस पूरे एरिया को ख़त्म कर दिया जाए, बल्ज को। उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव था नहीं, क्योंकि जकीगंज और करीमगंज, जो हमारी साइड का करीमगंज है, ये दोनों आसाम में, ये दोनों जुड़े हुए हैं, नदी बीच में नदी है और यहाँ इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान है। तो 27-28 नवंबर की बात होगी, लड़ाई से काफ़ी पहले की बात है। जनरल सगत सिंह साहब आए, साथ में जो है डिप कमांडर हमारे उस समय जनरल KV कृष्णा राव साहब थे और पूरा हमारा जो ब्रिगेड था 51 ब्रिगेड, उनके साथ सलाम मुशावरा किया। 27-28 रात को हम लोगों ने जकीगंज और अटग्राम में हमला कर दिया।
और एक ही रात में कई 100 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया। उस कब्जे के बाद वो हमने बीएसएफ और मुक्ति बाहिनी को हैंडओवर करने के बाद वो इलाका अब यहाँ शांति छा गई, क्योंकि पूरा जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया। यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम लोगों ने एक इंटेलिजेंस जिस पाकिस्तान को जो पकड़ा था उसके रजिस्टर से जब हमें नाम मिले तो पुलिस की मदद से उन सब देशद्रोहियों को जो हमारी साइड में थे उनकी पकड़ धकड़ हुई और उनको जेल भेज, यानी उनका खुलासा हुआ जो हमारे भीतरघात वाले थे। तो वो जो रजिस्टर मिला उसमें नाम थे, तो पुलिस की लोकल पुलिस की मदद से वो सब पकड़े गए और उनको हम लोगों ने जो है सीधे जेल भेज दिया। फिर उसके बाद हम वापस 10 ग्राम में आ गए और 10 ग्राम में कुछ दिन हम रोज निकल जाते थे रेकी करने कि दुश्मन की टोल लेने, क्योंकि ये तो था कि अब युद्ध तो होगा ही। और कर्नल जियाउर रहमान जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने वो भी हमारे साथ थे। तो इनकी जो ABR बटालियन थी, ईस्ट बंगाल राइफल बटालियन, उसको फुलतला पे हमला करने का हम लोगों ने मतलब आज फौज से आदेश मिला। तो जब वो हमला कर रहे थे तो उस रात को मुझे मौका मिला, ये कर्नल जियाउर रहमान, हमारे ब्रिगेड कमांडर, मेरे कमांडिंग ऑफिसर, हम सब एक टेकड़ी में बैठ के उस लड़ाई को कंट्रोल कर रहे थे। जब जो है हमें आदेश मिला कि अब युद्ध में जाना है तो उस दिन भर हम तैयारी करते रहे। तैयारी करी। किस दिन की बात है? ये 1 दिसंबर की बात है। 1 दिसंबर 1971 की। तो तैयारी तो हमारी पहले से थी, बस हमने सामान पैक किया जो हमारे अलग अलग महकमे होते हैं, BH लॉन, FH लॉन, इस टाइप का जो सामान के हिसाब से रखा जाता है। वो करने के बाद शाम का जैसे अंधेरा हुआ और हम जो है बॉर्डर की तरफ मार्च कर दिए। ठीक है। और मुश्किल से जो है 1-1.5 घंटे के अंदर हमने जो है बॉर्डर क्रॉस कर दिया और फुलथला टी स्टेट जहाँ के इनका मोर्चा संभाला हुआ था पाकिस्तानियों का, हमने उस रात उस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताएं कि एक हमारे मेजर चिलम्बी, कैप्टन चिलम्बी थे, उनको पहले ही हमने जो है 2-3 दिन पहले अंदर भेज दिया था, तो उनसे हमें इन्फॉर्मेशन सब मिल रही थी। तो जब ये हमारे हमले से लोग जो भाग के जा रहे थे, कैप्टन चिलम्बी ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सुबह वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर के पास लाए और हमने उनको वापस जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर फर्दर इंटरोगेशन के लिए भेज दिया। और हमको फिर हुक्म मिला कि अब आगे चलिए, तो रेस्ट का कोई टाइम नहीं था। तो दिन भर हम चलते रहे। जब शाम को पहुंचा तो मुझे मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि दुश्मन के इलाके की रेकी करके आओ कि दुश्मन कहाँ पर है पता करो। तो मैं अपने आदमियों के साथ, जो मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर था, तो इन्फॉर्मेशन लेने में चला गया। तो मैं दुश्मन के बहुत नज़दीक पहुंच करके उसकी टोह ले रहा था। वो करने के बाद सुबह से पहले मैं वापस पलटन आ गया। पलटन में आने के मैंने कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि दुश्मन जो है गाजीपुर के इलाके में है और करीब कंपनी स्ट्रेंथ का होगा और फैलाव उसका जो इलाका करीब ये इलाका है। तो फिर कमांडिंग ऑफिसर ने वो ऊपर से फिर इन्फॉर्मेशन आई, हुक्म मिला कि आपको जो है हमला करना है रात को। इस समय क्या था कि हमारे जो तोप खाना था वो बहुत पीछे रह गया, तो बिना तोप खाने के हमको हमला करना था। और एक गाइड जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने हमको भेजा था, तो वो गाइड भी जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर से हमारे पास पहुंच गया था। जल्दीबाजी में हमको साइड मॉडल बनाया, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने जो है ब्रीफ किया और रात को हमने हमला कर दिया। आगे बढ़ गए। हाँ, और हमला किया। इस हमले में बड़ी हमारी कैजुअलिटीज हुई। दुश्मन पोस्ट छोड़ के भाग गया था, इतना जबरदस्त हमला था। गाजीपुर। लेकिन क्या हुआ कि हमारी इतनी कैजुअलिटीज हो गई थी कि कमांडिंग ऑफिसर ने हुक्म दे दिया कि नहीं, वापस लाओ और अपनी जो कैजुअलिटीज हैं उनको दुश्मन के हाथ ना पड़े, उनको इवैक्यूएट करो। जी। तो
मैंने खुद अपने कंधों में उठा उठा के अपने जवानों को सेफ जगह पे लाता रहा। हमें हुक्म मिला कि ये जो पाकिस्तानी फौज है ये भाग रही है, इसका रास्ता रोको, रास्ता कट करके इन पे कैजुअल्टी करो। तो फिर हम जो है रात भर चल करके हमने इनके पीछे के इलाके में रोड ब्लॉक डाला। इसके बाद फिर मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ा और हम कहाँ तक बढ़े और कितने दिन तक चला? फिर सीओ साहब ने हमको 3 पार्टियों का हुक्म बनाया, 4 पार्टियां बनाई कि आप जो है रैकी करने जाओ, पता करो दुश्मन कहाँ है। तो मैं करीब जब दुश्मन से करीब 600-700 गज दूर रहा तो सीओ साहब को मेरे को मैसेज आया कि रॉकी तुम वापस आ जाओ। तो मैं वापस आ गया, लेकिन कैप्टन चिलम्बी और लेफ्टिनेंट दिग्विजय सिंह ये दोनों अपने दुश्मन के इलाके में रहे और उनका दुश्मन से इनकाउंटर भी हुआ। बाद में जब आए तो उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन सीओ साहब को दी और नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग करीब रही होगी बात 8 बजे 9 बजे की, धूप अच्छी निकली हुई थी। सीओ साहब ने कहा चलो, और हम हलाई चारा एक जगह है टी गार्डन, वहाँ किले चल दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पार्टी को, पूरी बटालियन को सीओ साहब लीड कर रहे थे। सबसे आगे मेरे 3-4 जवान थे, उसके बाद मैं सीओ साहब का प्रोटेक्शन पार्टी कमांडर भी था, मैं, उसके बाद 2-3 जवान, फिर सीओ साहब। और ऊपर ऊंची नीची टी गार्डन में जब हम पहुंचे तो अचानक मैंने देखा कि जो वहाँ एक कैप्टन एक बेंगलो था टी गार्डन के मैनेजर के बेंगलो में ये पाकिस्तानी धूप सेक रहे हैं, स्टोव जला हुआ है, चाय पक रही है और उनके हथियार उन ट्रेंचन जो मशीन गन वगैरह ट्रेंच में लगी हुई है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, जैसे गोल पोस्ट दिखाई दी। हमने उनके ऊपर चार्ज कर दिया, गोली मतलब फायर करते हुए वो उठे और जो उनके हाथ में जो हथियार था वो लेके भागे। आगे एक टेकरी थी, तो सीओ साहब ने मुझे कहा, ब्रिगेडियर अब कर्नल हरदेव सिंह साहब थे वो, अब रिटायर्ड ब्रिगेडियर हुए, उन्होंने कहा रॉकी उनको अगली पोस्ट टेकरी में मत बैठने देना, अगर ये अगली टेकरी में बैठे तो ये जो है हमको नुकसान पहुंचाए। और हम फायर करते हुए उनके पीछे दौड़े, मतलब लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कोई चेंज हो रही है। तो फायर करते तो वो भाग करके वो टेकरी से हमने उनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने वहाँ पोजीशन ले ली। पोजीशन लेने के बाद मैं वापस ये मैनेजर के बंगले के से कुछ दूरी पे कैप्टन का बेंगलो था टी स्टेट का, मैं उस बंगले, उसको कैप्टन बेंगलो बोलते हैं, मैं उसमें पहुंचा। तो मैंने कहा कि जो भी अंदर है बाहर निकल रहा हूँ। तो वहाँ से एक फैमिली आई, उसने कहा कि हम हिंदू हैं, आमी हिंदू। तो मैंने कहा अंदर दुश्मन तो नहीं है? कहता नहीं दुश्मन कोई नहीं है और हम हैं यहाँ, कोई नहीं है। मैं वापस अपनी उस टेकरी वाली पोजीशन में आ गया और इधर फिर चारों तरफ बड़ भयंकर गोलाबारी दुश्मन की साइड से शुरू हो गई। मेरे पीछे एक पेड़ था, वो पेड़ टूट गया। अब इतने में देखा मैंने कुछ देर में कि वो वहाँ से 3 पाकिस्तानी भाग रहे हैं कैप्टन बेंगलो से। तो हमने उन पर फायर किया, एक को तो मार दिया लेकिन 2 निकल गए और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये बंगले में जो ये थे इन्होंने झूठ बोला। अब मैं वापस आया और मैंने उनको खड़ा किया लाइन में, पूरे परिवार को, अब एक्शन गन कॉक कर दी। तो वो रोए चिल्लाए जोर से। तो मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल हरदेव सिंह, वो दौड़ते हुए चिल्ला के रॉकी स्टॉप इट, रुक जा। मैंने कहा सर इन लोगों ने झूठ बोला, इन्होंने गद्दारी करी है, इनको मार। तो उन्होंने मुझे बहुत सख्त लहजे में हुक्म दिया कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हरदेव सिंह तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी गन नीचे करो। गुस्सा बहुत था, यंग था, 22-23 साल का, जोश में भरा हुआ, इतना मैच्योरिटी भी इतनी नहीं होती। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा, नाराज होकर मैंने गन नीचे करी
और बिना बात किए वापस अपनी उसी पोजीशन टेकनी में पहुंच गया। गोलाबारी जब ख़त्म हो गई, वापस एक बंकर था जो दुश्मन ने बनाया था, उसी बंकर में आकर छुप गया। गुस्से में मैंने किसी से बात नहीं करी। फिर बाद में रात को ब्रिगेडियर हरदेव ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि रॉकी, तुझे मालूम है कि उन्होंने तुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कहा सर मैं नहीं जानता। कहता उनके बच्चे उन पाकिस्तानियों ने बंधक बना दिए थे और जिसकी वजह से उन लोगों ने झूठ बोला। सर इसके बाद, क्योंकि ये तो वो इंसिडेंट है, फिर हम उसमें आएंगे कि किस तरह से हम आगे मूव होते रहे और युद्ध ये चला कितने तक और हम कहाँ तक पहुँचे पाकिस्तान तक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हवाई जहाज कैप्चर किया तो यहाँ भी हमको जो है 1-2 दिन मिल गए और यहाँ भी हमारा नहाना धोना अच्छा हुआ। लेकिन अचानक हुक्म मिला कि तुमको ढाका जाना है और हम लोगों ने तैयारी करी, गाड़ियाँ आई, हम गाड़ियों में बैठे और ढाका जाने के लिए कैलासर एयरपोर्ट है अपने त्रिपुरा में, वहाँ पहुँच गए। वहाँ जब रात भर चलते रहे उसमें क्या कहते हैं गाड़ियों में, सुबह जब पहुँचे तो वहाँ लोगों का अपार सब इतने लोग इकट्ठे हो और भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और मालाएं फूल लेके गले में डाल रहे हैं। मतलब ये समझिए कि खुशी से और इतना देश प्रेम देख करके आंखों के किनारे में आंसू आ ही गए लोगों के। नेक्स्ट डे 15 तारीख को 15 दिसंबर को शिव साहब ने कहा कि जो है हमको जो है ब्रिगेडियर क्वीन साहब आ रहे हैं और हमको सीधे जो है पुल के पास पहुंचे। अच्छा, पाकिस्तान ने पुल तोड़ दिया था ताकि हम जो है सुरमा रिवर क्रॉस न कर सकें। तो वहाँ फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग ऐसा होता है कि वाइट फ्लैग लेके वो भी आते हैं और हम भी आते हैं, दोनों साइड के अफसर। हाँ, पीस टाइप की मीटिंग। तो इधर से ब्रिगेडियर क्वीन साहब पहुंचे, मैं और लेफ्टिनेंट कर्नल हरदेव साहब भी वहीं थे। तो ब्रिगेडियर क्वीन ने चिल्ला करके वहाँ कहा, उधर ही उनका ब्रिगेडियर गैरिजन कमांडर था, कि आप लोग सब सरेंडर कर दो, आप लोग बुरी तरह घिस चुके हैं और ढाका भी जो है गिर गया है और अच्छा होगा कि आप लोग। ये 15 दिसंबर की बात। 15 दिसंबर। तो वहाँ से जो उनके पाकिस्तानी ब्रिगेडियर थे उन्होंने कहा हमें कोई हुक्म नहीं मिला था। तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जो क्वीन साहब ने, कि देखो अगर आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो कल मैं यहाँ हवाई जहाज आएंगे और 1000 पाउंडर बम गिराएंगे और इसमें जो तबाही मचेगी उसके जिम्मेवार तुम होंगे। तो अच्छा यही है कि सरेंडर कर लो। और ये करके वापस आ गए। नेक्स्ट रात को ही हमें मैसेज मिल गया कि पाकिस्तानी कल सरेंडर करने को तैयार है। 16 तारीख विजय दिवस। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। तो अगले दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया, ये सब लोग आ गए फिर 16 तारीख को। हाँ, तो यहाँ से जो है हमारे मेजर मिश्रा गए और उनके 22nd बलूच हमारे उनको हमको सरेंडर करना था और वही हमारे खिलाफ भी लड़ रही थी। तो 22nd बलूच 22 बलूच। तो 22 बलूच के कमांडिंग ऑफिसर को मेजर मिश्रा ने बताया कि भाई अब सरेंडर इस तरीके से होगा, शाम को 4 बजे और उस पर ग्राउंड में आप लोग आओगे और ये तरीका सरेंडर करने का होगा। तो सरेंडर करने का तरीका बताने के बाद ये आ गए। इससे पहले जनरल जियाउर रहमान जो उस समय कर्नल थे, जैसे उनको पता चला मेजर मिश्रा से कि ये सरेंडर कल हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उन्होंने अपने जो उनका अफसर उनके साथ था, कहता चलो जीप लगा सीधे ढाका पहुँचो, और ये यहाँ से ढाका निकल गए। क्योंकि नाउ वी कैन रियलाइज आज इस कि वो कितने जो है दूरदर्शी थे पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वो जबकि उन्हें हमारे साथ रहना था लेकिन वो वहाँ, तो वो वहाँ पहुँच गया और हम यहाँ सरेंडर लिया। सरेंडर में जो सीओ साहब थे, यासिन साहब लेफ्टिनेंट कर्नल,
उन्होंने हमारे सीओ साहब के सामने पूरी बटालियन को सावधान कराया। सावधान करने के बाद आए, सलूट मारा। सलूट मारने के बाद अपनी बेल्ट और जो उनकी पिस्टल थी वो हमारे सीओ साहब के पास थी, हैंड ओवर किया, बस फिर सलूट मारा और सारे जवानों ने अपने हथियार गिरा दिए थे, ज़मीन पर रख दिए थे और उनको कुछ कदम पीछे खड़ा करवा दिया गया था। यहाँ पर कर्नल यासीन जो साहब थे, उनके आंखों में आंसू थे। पाकिस्तान के सरेंडर करके हाँ, जैसे उन्होंने दिया, उनके यासीन जो कर्नल थे, उनके आंखों में आंसू थे। लेकिन बाकी लोग मस्त थे क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई। बहुत ही अच्छी, क्योंकि सर जो आपने महसूस किया, जो चीज़ें आपने अभी तक इस युद्ध के बारे में बताई, वाकई बड़ा कठिन समय रहा होगा। किस तरह से आप लोगों ने जो है पाकिस्तान के जो है दांत खट्टे करते हुए उनको पीछे धकेला और सरेंडर करने मजबूर किया, और एक विजय दिवस के जो आज हम भी जो कल मनाएंगे, जिसको ये आप लोगों जैसे ही वॉरियर जो देश के लिए इनमें जज्बा है कुछ कर गुजरने की, आप जैसे लोगों की ही वजह से हम लोग आज हैं और ये देश इस तरह से विजय दिवस मना रहा है। इसके लिए आपको सर बहुत बहुत वो है कि आप दीर्घायु लंबी हो और आप इसी तरह से जो है आगे जिस तरह से आपके बेटे हैं उनको भी इसी तरह से मोटिवेट करते रहें। इसमें एक रोचक तथ्य और भी ये भी है कि कर्नल साहब की वाइफ जो है ईरा कुकरेती जी हमारे साथ हैं, और ईरा कुकरेती जी ने जो है किताब 1971 की जो युद्ध, क्योंकि एक ही परिवार से 5 भाई जो इस युद्ध का हिस्सा थे और उनकी किस तरह का वो समय था, 1971 का युद्ध क्या था, इसको उन्होंने अपने ईरा कुकरेती जी ने अपनी ही किताब में, ये उनके हाथ में है जो कहानी 1971 युद्ध की, ये उन्होंने खुद लिखी है। कब लिखी, कैसे लिखी, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। कुकरेती मैम, ईरा मैम, क्योंकि ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप बताती हैं आपकी लाइफ के लिए, और आपने ये क्या सोच कर लिखी और मतलब आपको आपके दिमाग में चल क्या रहा था जब इसे लिख रही थी आप? एक्चुअली मुझे लगता है कि इस किताब के बारे में फ़ौज के लिए मैं बहुत मोटिवेटेड थी शुरू से ही, क्योंकि जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था तो मैं बीएससी की स्टूडेंट थी और उस समय हमने वो माहौल देखा था कि किस तरह से बम्बार्डमेंट होने से पहले पूरे उसमें कॉलोनी में लोग आते थे, लाइट बंद कर दो नहीं तो हवाई हमला हो जाएगा। और कॉलेज में भी हमारी जो है ना वो चलती थी, ड्रिल होती थी कि किस तरह से इन केस ऑफ बम्बार्डमेंट हमें क्या करना होता है, वो सारी सुरक्षा ड्रिल सिखाई जाती थी। रेडियो में हम फौजियों के वीरता के किस्से सुना करते थे और हमारी खुद फैमिली के कुछ थे फौज में जो कि वॉर में हिस्सा ले रहे थे, तो हमें बहुत उससे बड़ा मोटिवेशन होता था और लगता था कि ये लोग कितने बहादुर हैं, कितने सेक्रीफाइस करते हैं फौजी। और उसी समय मन में था कि मैं ज़रूर एक शादी भी करूँगी तो फौजी से करूँगी। दैट वाज द डिटर्मिनेशन एट दैट टाइम। तो और हुआ भी ऐसा ही। और आइसिंग ऑन द केक वाज कि वो उनमें से 5 भाई जो हैं वो 6 भाई फौज में थे और जिनमें से कि 5 ने बांग्लादेश युद्ध लड़ा था। तो वो जब मैं इनके किस्से सुनती थी वॉर टाइम के, मैस में अक्सर अफसर्स लोग जब आपस में बातें करते थे और किस्से सुनाते थे, वहाँ पे ये हुआ था वैसा हुआ था, तो मुझे लगता था कि कितनी और भी ज़्यादा मुझे मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता था कि ये सारी बातें सुनने का, और मन में ये बात आने लगी कि कभी ना कभी इस बारे में लिखना होगा। लेकिन शुरू में तो यही होता है, फैमिली में अपने बिज़ी थे, मैं भी टीचिंग में थी, तो लेकिन जब आफ्टर रिटायरमेंट हमने स्कूल शुरू किया और स्कूल में बिज़ी हो गए और फिर कोरोना पीरियड आया, उस समय मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। मुझे लगा कि अब मेरे पास टाइम है, मैं इसे लिखूंगी, और फिर मैं इनके पीछे पड़ गई। इनको ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू में नहीं था क्योंकि कई बार सुना चुके थे अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में, तो लेकिन किसी तरह से इनको घेर घार के मैं इनको हर दिन मैं इनका अपॉइंटमेंट लेती कि मुझे एक कुछ थोड़ा थोड़ा बताइए, आप आधा घंटा भी बैठिए साथ में, और ये जो बताते और उसको फिर मैं लिख देती। तो इस तरह से ये बुक का पूरा किस्सा जो आपने अभी सुना है वो किताब में आपने जो, हाँ, ये जो 1971 की कहानी धर्मनगर से सिलहट तक, ये मैंने लिख डाली। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वॉरियर, क्योंकि आपके परिवार से 5 लोग थे ही उस युद्ध में,
कई लोग इसमें वॉरियर भी हैं, बताया आप, जैसे कुछ मुझे ये भी पता चला कि आप खुद उनसे मिली, कुछ फोटोग्राफ आपने ऐसे लोग, तो वो लोग आप कैसे मिली, कैसे आपने उस समय के फोटोग्राफ कलेक्ट करे, उन लोगों से मिलके फिर आप उनकी भी कहानी आपने इसमें लिखी? हाँ, ऐसा हुआ कि जब ये हुआ कि इनसे तो पूछा ही जो बात, सारे फीडबैक लिए, लेकिन फिर और लोगों के भी किस्से सुनने थे कि किस तरह से हुआ, क्योंकि हर चीज़ें तो इनको याद नहीं होगी उस समय। तो फिर मैंने, उस समय कोरोना पीरियड था, कहीं जा नहीं सकते थे, तो फ़ोन पे कांटेक्ट किया। तो कई अफसर से फ़ोन में, वो भी लोग भी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, इतने साल बीत चुके थे, 50 साल हो गए थे। तो जो भी उनको याद था वो उन्होंने मुझे बताया, और फ़ोन में क्लैरिटी भी नहीं होती थी, पर इनको भी बिठा देती थी पास में कि जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही तो ये बता सके मुझे। और फॉर्चुनेटली यहाँ पे ब्रिगेडियर चौहान थे, उन्होंने वॉर में, वो भी कैजुअलिटी हुआ था उनका, उनको गोली लगी थी, तो उनसे भी बात हुई, उनका भी मैंने पूरा फीडबैक लिया। और फिर ब्रिगेडियर मिश्रा एक हैं जो उस समय मेजर मिश्रा थे, वो भी यहाँ पर आए, देहरादून में उनका आना हुआ, तो मैंने उनको इनवाइट किया और उनसे भी उनकी फीडबैक ली। और फिर ब्रिगेडियर पनवर थे जो उस समय मेजर थे, और अभी उनसे मैंने फ़ोन पे जब कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे पूरी अपने हिस्से का जो वर्जन उन्हें याद था वो उन्होंने मुझे बताया। और अनफॉर्चुनेटली जब मेरी बुक ये प्रकाशित हुई, तब तक वो कोरोना पीरियड में उनकी भी डेथ हो गई। तो इस तरह से मुझे, और फिर हम लोग फॉर्चुनेटली मेरठ में हमारी पलटन आ गई, तो मेरठ पास में ही था, और उनकी प्लेटिनम जुबली मनाई गई वहाँ पे। तो वहाँ पे सारे ऑफिसर्स आए थे और वॉर वेटरन्स भी आए थे, तो जितने वॉर वेटरन्स आए थे वहाँ भी मुझे उनसे काफ़ी फीडबैक मिली, उनके फ़ोटोग्राफ्स मिले। वहाँ के CO 6 राजपूत के CO साहब जो थे, मैंने उनसे बोला कि मुझे फ़ोटोग्राफ्स चाहिए क्योंकि मैं बुक लिख रही हूँ, और उन्होंने कहा हाँ मैम बिल्कुल, आपको मैं सारे फ़ोटोग्राफ्स जितने भी यहाँ पॉसिबल है मैं दूंगा आपको। तो उन्होंने फिर मेरे को फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिए। और क्योंकि उस समय 1971 में वॉर टाइम पे बहुत कम लोगों के पास कैमरा हुआ करते थे, लेकिन वो जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो दूसरी बटालियन के ऑफिसर से और कहाँ से अरेंज करके वो मेस में लगी हुई थी। वो फोटोग्राफ आपने सब इस बुक में? हाँ, इस बुक में वो फ़ोटोग्राफ्स हैं, बहुत रेयर फ़ोटोग्राफ्स हैं। और जैसे हमारे उसमें शहीद हुए थे भट्टाचार्य जी, उनका फ़ोटोग्राफ मुझे मिल गया, जो कि लेफ्टिनेंट ही थे उस समय। तो इस तरह से मुझे कुल मिला के इसमें पूरी 1971 की जो एक सिलसिलेवार किस तरह से युद्ध हुआ, और पूरा इसमें जो है इस तरह से ये, और अब तो काफ़ी मैंने सुना कि इसकी काफ़ी बुक्स आपकी काफ़ी लोगों को पसंद आई। जिस दिन हमने लॉन्च की थी उसी दिन 750 बुक चली गई थी। बिल्कुल। और इसका लॉन्च मैं इंसिडेंटली मैं इंग्लैंड गई थी, तो वहाँ भी लॉन्च किया गया, तो वहाँ भी लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। धन्यवाद मैम। तो इस तरह से आपने देखा कि 1971 की लड़ाई किस तरह से देहरादून के एक परिवार, कर्नल राकेश कुकरेती जी से हमने बात करी, उन्हीं के परिवार के 5 भाई, किस तरह से उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, और किस तरह से हमारी पूरी भारतीय सेना ने 1971 की लड़ाई किस तरह से सिलट तक जाकर जो है सरेंडर करने में मजबूर किया पाकिस्तान की फ़ौज को, और किस उसके बाद 16 दिसंबर को एक विजय दिवस हमेशा जो मनाया जाता है, इस तरह से आज हर भारतीय को गर्व होता है कि सेना किस तरह से आन बान शान राष्ट्र के लिए आगे बढ़ती है। और इस तरह से ये युद्ध भी 1971 का हुआ, जैसे और युद्ध जीते गए, ये भी बड़ी शान की शौकत के साथ जीता गया। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ परमजीत सिंह, ETV भारत, देहरादून।